हेलो फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट जैसे महत्वपूर्ण विषय को समझने का निर्णय लिया है। नॉलेज के इस नए फील्ड में आपका स्वागत है। हमें आशा है कि यह वीडियो मार्केटिंग मैनेजमेंट फॉर बिगिनर्स आपको इस विषय को भलीभांति समझने में आपकी पूरी मदद करेगा। मैं आपकी इंस्ट्रक्टर डॉक्टर अलका जैन हर संभव प्रयत्न करूंगी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को सरल भाषा में आपके सामने रख सकूं। मार्केटिंग मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करती है। फर्स्ट, टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ देयर प्रोडक्ट और सर्विस, यानी लोगों को अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताना। सेकेंड, टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू देम, अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों तक पहुंचाना। थर्ड, टू कन्विंस द पोटेंशियल कस्टमर दैट द प्रोडक्ट कैन फुलफिल एटलीस्ट वन नीड ऑफ दियर्स, लोगों को यह विश्वास दिलाना कि इस प्रोडक्ट या सर्विस से उनकी कम से कम एक नीड तो पूरी होगी ही। फोर्थ इज टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, चौथा है एक्सचेंज के प्रोसेस को भली भांति पूरा करना। एक्सचेंज ही तो मार्केटिंग का कोर कॉन्सेप्ट यानी मार्केटिंग की जान है। एक्सचेंज प्रोसेस का मुख्य उद्देश्य होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ही अच्छी कॉरपोरेट इमेज बाजार में बनाए रखना। और ये सब काम करते हुए मार्केटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और वो है अर्थव्यवस्था और समाज का सर्वांगीण विकास। यह वीडियो आपकी पूरी मदद करेगा यह समझने में कि एक मार्केटर की क्या जिम्मेदारियां हैं। इसके लिए हमने अन्य स्कॉलर्स की स्कॉलरली रीडिंग्स की मदद ली है, और आपके इंस्ट्रक्टर तो आपके साथ इस वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है ही। स्टूडेंट्स अपने आप को कैसे इवेल्युएट करेंगे यह वीडियो देखने के बाद कि वे क्या समझ पाए हैं। सबसे पहले हम आशा करेंगे कि सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और जिन रीडिंग्स को मेंशन किया गया है उनको भी पढ़ने की कोशिश करें। हर लेसन के शुरू में जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें सॉल्व करते हुए स्टूडेंट्स अपनी परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन कर सकते हैं। इस स्लाइड में मैं आपके साथ मेरा ईमेल आईडी शेयर कर रही हूं, जिस पर आप अपने इसी वीडियो से संबंधित प्रश्न भेज सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। मेरा ईमेल आईडी है alkajain2008@gmail.com। फर्स्ट लेसन में हम इन क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। मार्केटिंग क्या है और प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट के पी, ई एंड सी क्या है? कस्टमर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस है? अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज आपको दिखाने की कोशिश की है। प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज एक बहुत ही सीधी साधी इधर से उधर और उधर से इधर की यात्रा है प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और पैसे की। प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज में हमेशा दो पार्टीज होती हैं, एक बायर और एक सेलर। प्रोडक्ट या सर्विस सेलर की तरफ से बायर की तरफ जाती है, और पैसा बायर की ओर से सेलर की ओर जाता है। हम सब ऐसा ही अपने पास होता हुआ देखते हैं, किंतु यह केवल मॉनेटरी सिस्टम के लिए सच है। बार्टर सिस्टम में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बदले प्रोडक्ट्स अथवा सर्विसेज का ही लेन देन होता है, और यही एक्सचेंज बनता है मार्केटिंग का मूल आधार। मार्केटिंग प्राचीन युग का एक आर्ट है। शायद पहली मार्केटिंग एक्टिविटी तब रही होगी जबकि इंसान शायद आज की तरह सिविलाइज नहीं था और जंगलों में रहता था। जब एक ही तरह के फल के जंगल में रहने वाला इंसान रोज वही फल खा के उकता गया होगा, और उसने पास के जंगल में जाके किसी और जंगल के फल खाने की कोशिश की होगी। हम मान लेते हैं कि पहले जंगल के रेजिडेंट के पास आम बहुतायत में थे और दूसरे जंगल के रेजिडेंट के पास सेब। रोज आम खाने वाले ने जब सेब खाना चाहा तो दूसरे जंगल के रेजिडेंट ने पहले वाले से सेब के बदले आम लेके खाए होंगे, और दोनों को यह चेंज ऑफ टेस्ट भला भी लगा होगा। यह अदला बदली ही एक्सचेंज कहलाती है। यहाँ हमें बार्टर सिस्टम का मूल पता चलता है। एक्सचेंज मार्केटिंग का कोर कॉन्सेप्ट है, ये हमें बार बार कहना समझ के रखना है। मार्केटिंग है क्या? मार्केटिंग फोकस करती है एक कस्टमर की नीड्स और वांट्स पर, तथा मार्केटर की हमेशा कोशिश रहती है कि अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर कैसे इन नीड्स और वांट्स को टारगेट करके कोई प्रोडक्ट बनाई जाए, उसकी कीमत तय की जाए, स्थान तय किया जाए, और लोगों को बताया जाए कि प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो उनकी किसी एक या कम से कम एक ज़रूरत को तो पूरा कर ही सकता है। जी हाँ, फिलिप कॉटलर ने भी यही कहा है कि सभी तरह की मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को पी प्लान करना, ई एग्जीक्यूट करना और सी कंट्रोल करना, जिससे कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने मार्केटिंग गोल अचीव कर सके, यही तो मार्केटिंग है। आइए अब समझें कि एक कंज्यूमर और कस्टमर में क्या डिफरेंस है। जो किसी प्रोडक्ट को यूज या कंज्यूम करता है वह कंज्यूमर,
और जो उसी या किसी और प्रोडक्ट को बाजार में जाकर या ऑनलाइन खरीदता है वो है कस्टमर। यदि हम एक बेबी टॉय का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसे यूज़ तो बेबी करता है लेकिन वह बेबी खुद तो मार्केट जाके टॉय नहीं खरीदेगा, इसीलिए उसके पेरेंट्स बाजार जाकर उसके लिए वह टॉय खरीदते हैं। यहाँ बेबी कंज्यूमर है और खरीदने वाला पेरेंट कस्टमर है। इसी प्रकार एक व्हील चेयर का कंज्यूमर वो पेशेंट होगा जो व्हील चेयर को यूज़ कर रहा है, लेकिन जिसने भी, चाहे वह परिवार का कोई सदस्य हो या कोई फ्रेंड, वह कस्टमर होगा जिसने जाके उसे उस शॉप से खरीदा है। अब हम सेकेंड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेसन में हम इन क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। नीड्स, वांट्स और डिमांड्स क्या हैं? कस्टमर की नीड्स किस किस तरह की हो सकती हैं? नीड्स और वांट्स डिमांड कब बनती हैं और ये डिमांड किस तरह से मार्केटर के लिए ज़रूरी है? हम एक एंटरप्राइज की मार्केटिंग की जीवन यात्रा के संदर्भ में भी इन्हें समझेंगे। यह मार्केटिंग वही कॉन्सेप्ट है, जैसा कि पहले कहा है, अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर इन नीड्स और वांट्स को टारगेट करके कोई प्रोडक्ट बनाई जाए, उसकी कीमत तय की जाए, स्थान तय किया जाए और लोगों को बताया जाए कि प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो उनकी किसी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। नीड्स बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स हैं। ये फिजिकल नीड्स भी हो सकती हैं, जैसे सांस लेने के लिए हवा, खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी इत्यादि। सोशल नीड्स में किसी प्रेस्टिजियस क्लब की मेंबरशिप या किसी पॉश कॉलोनी में मकान खरीदना आदि हो सकता है। निजी ज़रूरतें प्रायः नॉलेज और सेल्फ एक्सप्रेशन से जनरेट होती हैं। हम अपने परिवार के निर्धारित समय के अनुसार लंच और डिनर टाइम पर भूख महसूस करते हैं। ये नीड्स वांट कब बनती हैं? यही नीड्स वांट्स बन जाती हैं जब ये किसी खास ऑब्जेक्ट की तरफ डाइवर्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें भूख या प्यास लगे तो हम दाल रोटी की जगह पर पिज्ज़ा खाना चाहें और मोइतो पीना चाहें। हमारा कल्चर और इंडिविजुअल पर्सनैलिटी नीड्स को वांट्स में कन्वर्ट करने की भूमिका अदा करता है। जैसे कि एक वेजिटेरियन इंडिविजुअल भूख लगने पर चीज़ पिज्ज़ा खाना चाहेगा और एक नॉन वेजिटेरियन इंडिविजुअल चिकन बर्गर खाना चाह सकता है। इन्हीं स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स की वांट्स डिमांड तब बनती है जब हमारी पॉकेट में इन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को खरीदने के लिए पैसा भी हो। अगर आपके पास सिर्फ 100 या 50 रुपए हैं तो आप शायद रोड साइड पिज्ज़ा ही डिमांड कर सकते हैं, पिज्ज़ा हट या डोमिनोज का पिज्ज़ा नहीं। इसलिए वांट को डिमांड में कन्वर्ट होने के लिए ज़रूरी है कि इंडिविजुअल के पास वांट के साथ साथ एबिलिटी टू पे भी हो। ये डिमांड मार्केटर के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? एक मार्केटर अपना काम इंडिविजुअल नीड्स से स्टार्ट करता है, किंतु कंज्यूमरिज्म के इस ज़माने में नीड्स को वांट्स और वांट्स को डिमांड बनाने के लिए मार्केटर को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पर चूंकि उसका काम नीड्स से स्टार्ट होता है, इसलिए नीड्स को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कॉलर्स ने 5 तरह की नीड्स आइडेंटिफाई की हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। फर्स्ट इज स्टेटेड नीड्स। जब कस्टमर को एक इनएक्सपेंसिव यानी सस्ती सी कार चाहिए, इंडिया में हम नैनो कह सकते हैं। रियल नीड, जब कस्टमर को ऐसी कार चाहिए जो शुरुआती कीमत में बेशक कम ना हो किंतु उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो। थर्ड है अनस्टेटेड नीड्स। कार के हमारे एग्जाम्पल में यह नीड तब अराइज होगी जब कस्टमर डीलर से अच्छी सर्विस की भी एक्सपेक्टेशन रखे। डिलाइट नीड्स, जैसे कि यह ज़रूरत महसूस करना कि मेरी कार में एक नेविगेशन सिस्टम भी हो। सीक्रेट नीड्स वो नीड्स होती हैं जिनका कई बार कस्टमर जिक्र नहीं करता लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि कोई महंगी कार केवल इसलिए खरीदना कि लोग मुझे हाई स्टेटस इंडिविजुअल समझें। अब नीड्स को समझने के बाद हमें एक नज़र उन 3 स्टेजेस पे डालनी चाहिए जिसे कंपनी की मार्केटिंग प्रैक्टिसेस पास करती हैं। उनमें से फर्स्ट है एंटरप्रेन्योरियल मार्केटिंग। जब स्टार्टअप्स अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर शुरुआत में हर एक अपॉर्चुनिटी के दरवाजे को नॉक करती हैं। सेकेंड है फॉर्मुलेटेड मार्केटिंग। जैसे जैसे इन स्टार्टअप्स को सफलता मिलनी शुरू होती है, कंपनियां फॉर्मुलेटेड मार्केटिंग की तरफ बढ़ती हैं। अब कंपनी में एक मार्केटिंग टीम दिखाई देती है जो मार्केटिंग एफर्ट्स के फॉर्मूले या स्ट्रैटेजीज तैयार करती है। थर्ड है एंटरप्रेन्योरियल मार्केटिंग। जब एंटरप्राइज और ग्रो करती है, ब्रांड और प्रोडक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, यहाँ तक कि वो अब अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर की ही नज़र से देखने लगते हैं और हर संभव कोशिश करते हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट से कस्टमर की लाइफ में और वैल्यू ऐड कर सकें। हालांकि इन 3 स्टेजेस के थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ने हमें यह तो बताया कि मार्केटिंग या मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस के डेवलपमेंट का पाथ क्या है, लेकिन यह ध्यान देना चाहिए कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, मार्केटिंग प्लान को इफेक्टिव बनाने के लिए मार्केटर्स जी जान लगा देते हैं।
हो सकता है कि हमें इन तीनों से अलग कोई चौथी ही स्टेज उस समय देखने को मिले और इन तीनों को हम देख ही ना पाए। अब हम अपना लेसन 3 स्टार्ट करेंगे। लेसन 3 में हम इन क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। व्हाट इज द स्कोप ऑफ मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग का स्कोप क्या है। व्हाट इज अ मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स से हम क्या समझते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स के कंपोनेंट्स क्या हैं। हमने अभी नीड्स, वांट्स और डिमांड्स को समझने की कोशिश की। अब हमारा फोकस रहेगा मार्केटिंग के स्कोप पर और मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स पर। सबसे पहले हम समझते हैं द स्कोप ऑफ मार्केटिंग। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस की ही मार्केटिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट मार्केटिंग स्कॉलर ने 10 तरह की चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं जिनकी इस वर्ड में ऑलरेडी मार्केटिंग की जा रही है। फर्स्ट है गुड्स, वो सब चीज़ें जो हमें अपने आसपास मार्केट में दिखाई देती हैं और हम छू सकते हैं और उन्हें हम एज अ कस्टमर खरीदते हैं, वे सब गुड्स हैं। दूसरा है सर्विसेज अथवा सेवाएं। ये वे हैं जिनसे हमारी नीड तो पूरी होती है किंतु हमारे हाथ में प्राइस की पेमेंट के बाद भी ऐसा कुछ नहीं होता जिसे हम छू सकें, यानी ये बाय नेचर इंटेंजिबल हैं। थर्ड है एक्सपीरियंसेस। ये गुड्स और सर्विसेज के ब्लेंड द्वारा जनरेट किया जाता है और कस्टमर की विभिन्न नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर पार्क्स या कोई मूवी। इवेंट्स, मार्केटर्स के द्वारा ओलंपिक्स, क्रिकेट मैचेस, कॉन्सर्ट्स, आर्टिस्टिक परफॉर्मेंसेस को मार्केट किया जाता है। अंततः ये सभी एक तरह का एक्सपीरियंस जनरेट करती हैं। पर्सन्स, ये बड़ी हैरानी की बात लगती है कि पर्सन्स की भी मार्केटिंग हो सकती है, लेकिन ये हमारे आसपास बहुत समय से हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन के टाइम में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स का जो प्रचार करते हैं वो मार्केटिंग ही तो है। एग्जाम्स के समय में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स द्वारा टीचर्स की मार्केटिंग की जाती है ताकि स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जा सके। ये सभी पर्सन्स की मार्केटिंग के उदाहरण हैं। सिक्स्थ, प्लेसेस। प्लेसेस को टूरिज्म इंडस्ट्री के द्वारा प्रमोट किया जाता है। अमिताभ बच्चन जी द्वारा गुजरात और केरला टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है तो आमिर खान इंडिया में इंटरनेशनल टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। सेवेंथ है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंतर्गत लैंड, विला, बिल्डिंग, फ्लैट्स वगैरह तो आते ही हैं। फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक और बॉन्ड्स भी इसी हेड के अंडर आएंगे। आठवां है ऑर्गेनाइजेशंस। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, म्यूजियम्स वगैरह अपनी पब्लिक इमेज को सुधारने के लिए और कॉम्पिटिटर्स को सर्विस प्रोवाइडिंग कंपटीशन में पीछे छोड़ने के लिए मार्केटिंग का सहारा लेते हैं। नाइन्थ है इंफॉर्मेशन यानी सूचना। एनसाइक्लोपीडिया, डायरेक्टरीज इत्यादि हमें वो सूचना देते हैं जो हमारे काम आ सकती है। इसीलिए गेट इट येलो पेजेस ने अपनी इंफॉर्मेशन के कस्टमर्स को टारगेट कर मार्केटिंग की थी। 10th है आइडियाज। जी हाँ, आइडियाज की भी मार्केटिंग होती है। अन्ना हजारे का एंटी करप्शन आइडिया इंडिया में बेहद पसंद किया गया था। यह उस आइडिया की मार्केटिंग का ही कमाल था कि इस आइडिया के चलते एक पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना भारत में हो पाई। मैकार्थी ने सभी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को 4 पीस में डिवाइड किया है जिससे कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट की जा सके और फिर ये वैल्यू कस्टमर को कम्युनिकेट की जा सके और इस वैल्यू की कस्टमर को डिलीवरी भी दी जा सके। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, मार्केटिंग की 4 पीस हैं क्या? ये है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट, ये मार्केटिंग का फर्स्ट पी है। प्रोडक्ट बहुत सारे फीचर्स जैसे कि क्वालिटी, डिज़ाइन, ब्रांड नेम, पैकेजिंग, साइज, सर्विसेज, वारंटीज और रिटर्न्स आदि का एक बंडल है जो कस्टमर की कोई नीड पूरी कर सकता है। प्राइस, प्राइस केवल इस प्रोडक्ट का इनिशियल प्राइस यानी वो कीमत नहीं होती जो आप उसे खरीदते हुए अदा करते हैं, बल्कि ये भी डिस्काउंट, अलाउंस, पेमेंट पीरियड, क्रेडिट टर्म्स का एक बंडल है जो कस्टमर को मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू बताया जाता है। प्लेस, वो चैनल जिसके द्वारा प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। इन चैनल्स की कवरेज, असॉर्टमेंट, लोकेशन, इन्वेंट्री, इन सब में यूज़ होने वाली ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि ऐसे क्रिटिकल टूल्स हैं जो कस्टमर को प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल करवाते हैं वहाँ जहाँ से वह आसानी से उसे खरीद सके। चौथा पी है प्रमोशन। न केवल सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन और डायरेक्ट मार्केटिंग ये सब प्रमोशन के एलिमेंट्स हैं, बल्कि लिविंग बींग्स जो कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स के नाम से जाने जाते हैं, वे भी इस प्रमोशन का एक महत्वपूर्ण पार्ट हैं जिन्हें मार्केटर को बहुत ही बुद्धिमत्ता और केयर के साथ हैंडल करना आना चाहिए। अब इन चारों पीस का आपस में क्या कनेक्शन है और क्या प्रोसेस है जिससे कि मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ पूरी तरह निभाई जाती हैं। प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स का मूलभूत पी है। यदि ये नहीं तो बाकी 3 पी भी नहीं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था,
ये 10 टाइप्स में से किसी भी एक तरह का हो सकता है। ये बाय नेचर टेंजिबल या इनटेंजिबल किसी भी तरह की प्रोडक्ट हो सकती है, लेकिन शर्त वही है कि कस्टमर की कम से कम एक नीड तो इससे पूरी होनी ही चाहिए। एक बार प्रोडक्ट ऑफरिंग एस्टैब्लिश हो जाती है तो फिर प्राइस का रोल स्टार्ट होता है। प्राइस अधिकतर डिमांड और सप्लाई निर्धारित करते हैं। कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन पॉलिसी भी प्राइस को अफेक्ट करती है। एक बार प्राइस तय हो जाने पर मार्केटर का नेक्स्ट जॉब होगा प्रोडक्ट की प्रमोशन। इसके अंतर्गत विभिन्न माध्यमों द्वारा भावी कस्टमर्स को यह बताया जाएगा कि अमुक प्रोडक्ट या ब्रांड कस्टमर के लिए अवेलेबल है। साथ ही यह हाईलाइट किया जाता है कि किस तरह यह प्रोडक्ट अपने कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट से अलग है। प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज प्रोडक्ट की इमेज बिल्डिंग और ब्रांडिंग में हेल्प करती हैं। एक बार एप्रोप्रिएट प्राइसिंग और प्रमोशन हो जाए तो प्रोडक्ट रेडी फॉर सेल बन जाती है। अगला काम होता है प्रोडक्ट को ऐसी जगह पर उपलब्ध करवाना जहां से हमारा कस्टमर इस प्रोडक्ट को खरीद सके। यद्यपि इस IT एरा और खासतौर से कोविड-19 एरा में प्लेसेस पूरी तरह वर्चुअल हो गए हैं, किंतु फिर भी एप्रोप्रिएट प्लेस की सिलेक्शन का महत्व कम नहीं हुआ है। कंपनीज शॉर्ट रन में आमतौर पर मार्केटिंग मिक्स में कोई फेरबदल नहीं करती हैं, लेकिन लॉन्ग रन स्ट्रैटेजीज को ध्यान में रखते हुए इनमें आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं। अब हम लेसन 4 स्टार्ट करते हैं और लेसन 4 में हम इन क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग अप्रोच? मार्केटिंग और सेलिंग अप्रोच में क्या अंतर है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर मार्केट एंड बिजनेस मार्केट? कंज्यूमर मार्केट और बिजनेस मार्केट का क्या अर्थ है और उनमें क्या फर्क है? How can a marketer keep the customer satisfied in these two different kinds of markets? इन दो अलग तरह की मार्केट्स में कस्टमर सेटिस्फैक्शन को कैसे हैंडल किया जाए? पहली नज़र में मार्केटिंग और सेलिंग एक सी एक्टिविटीज़ लगती हैं क्योंकि दोनों ही प्रोडक्ट और कस्टमर के बीच कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश करती हैं, लेकिन दोनों अप्रोचेज में बहुत डिफरेंस है। सेलिंग प्रोड्यूसर के बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स को फोकस करके चलती है, तो मार्केटिंग कस्टमर की नीड्स को ध्यान में रखते हुए काम करती है। आइए इस टेबल की हेल्प से दोनों ही अप्रोचेस के डिफरेंस को समझते हैं। पहला पॉइंट कि सेलिंग का एम्फेसिस प्रोडक्ट पर रहता है जबकि मार्केटिंग का कस्टमर की नीड्स पर। यह पॉइंट डिफाइन करता है दोनों अप्रोचेस की बेसिक नेचर। प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर क्यों और कैसे की जाती हैं, यह है हमारा सेकंड पॉइंट। सेलिंग अप्रोच में प्रोड्यूसर के कंफर्ट जोन में प्रोडक्शन होती है, जबकि मार्केटिंग अप्रोच में पहले कस्टमर की नीड की तरफ ध्यान दिया जाता है और फिर उसी नीड को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट तैयार की जाती है। सेलिंग अप्रोच सेल्स वॉल्यूम ओरिएंटेड होती है, जबकि मार्केटिंग अप्रोच का ओरिएंटेशन कस्टमर सेटिस्फैक्शन की तरफ होता है। सेलिंग में प्लानिंग शॉर्ट रन होती है, जबकि मार्केटिंग में लॉन्ग रन ओरिएंटेड प्लानिंग देखी जा सकती है। सेलिंग अप्रोच में सेलर की नीड्स मार्केटर की प्रायोरिटीज होती हैं, जबकि मार्केटिंग अप्रोच में कस्टमर की नीड्स और वांट्स प्रायोरिटीज होती हैं। सेलिंग इसलिए एग्जिस्ट करती है कि प्रोडक्शन हो रही है, जबकि मार्केटिंग इसलिए एग्जिस्ट करती है कि कस्टमर सेटिस्फाइड रहे। सेलिंग में इनोवेशंस की गुंजाइश बहुत कम होती है, जबकि मार्केटिंग में कस्टमर को सेटिस्फाइड रखने के लिए हर कदम इनोवेटिव होना पड़ सकता है। सेलिंग अप्रोच में ऑर्गेनाइजेशन में कम ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है, जबकि मार्केटिंग अप्रोच में डिपार्टमेंट्स के बीच हार्मनी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ट्रांसपेरेंसी भी ज़रूरी हो जाती है। सेलिंग अप्रोच में कॉस्ट प्राइस का निर्धारण करती है, जबकि मार्केटिंग अप्रोच में डिमांड प्राइस डिसाइड करती है और प्राइस पर निर्भर करता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या रखी जाएगी। अब हम चर्चा करेंगे कंज्यूमर मार्केट और बिजनेस मार्केट पर। जो कुछ भी एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस किया जाता है उसके कस्टमर दो ही तरह के होते हैं, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस। इंडिविजुअल यानी आपके और मेरे जैसे लोग जो अपने पर्सनल यूज के लिए चीजें खरीदते रहते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमर जो अपने बिजनेस को चलाने के लिए चीजें खरीदते हैं। पहली तरह के कस्टमर्स के समूह को कंज्यूमर मार्केट कहा जाता है और दूसरी तरह के कस्टमर समूह को बिजनेस मार्केट। प्रोफेशनल बाइंग इंडिविजुअल बाइंग से बहुत डिफरेंट होती है क्योंकि दोनों के बाइंग डिसीजन अथॉरिटीज प्रोसीजर अलग अलग होते हैं। प्रोडक्ट एक ही हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल A4 शीट्स का बंडल। जब आप अपने घर में बच्चों के होमवर्क के प्रिंट्स लेने के लिए A4 शीट्स खरीद रहे हैं वो आपकी इंडिविजुअल बाइंग होगी, पर जब वही A4 शीट्स का बंडल आप अपने ऑफिस में किसी कस्टमर या वेंडर से कम्युनिकेशन के लिए प्रिंट लेने में यूज करेंगे तो आप ऑर्गेनाइजेशनल बायर हैं। इसलिए कोई की डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्शन में नहीं बल्कि प्रोडक्ट्स के बाइंग और यूजिंग पैटर्न में होती है। अब हम फिर से प्रोडक्ट वर्सेस कस्टमर अप्रोच को समझते हैं। ये दोनों अप्रोचेज एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं। मार्केटिंग अप्रोच
वाली ऑर्गेनाइजेशंस के मुकाबले सेलिंग अप्रोच वाली ऑर्गेनाइजेशंस का सर्वाइवल शॉर्ट लिव्ड होता है। दोनों अप्रोचेस में प्रॉफिट कमाने का तरीका भी अलग अलग है। सेलिंग में सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाकर प्रॉफिट को बढ़ाया जाता है, जबकि मार्केटिंग अप्रोच में कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बढ़ाकर प्रॉफिट बढ़ाया जाता है। अब हम लेसन 5 स्टार्ट करते हैं और 5वें लेसन में हम इन प्रश्नों का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टारगेट मार्केटिंग, यानी टारगेट मार्केटिंग से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट्स एंड हाउ डू मार्केटर्स यूज देम? मार्केट के सेगमेंटेशन के क्या क्या बेसिस हो सकते हैं और मार्केटर्स उन्हें कैसे यूज करते हैं। अगली स्लाइड में हम मार्केट सेगमेंटेशन और टारगेटिंग पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और इस कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी को समझने के लिए बहुत ही दिलचस्प उदाहरण हमारे सामने है। देखिए स्लाइड में तो हमें सिर्फ 2 पिज्ज़ा और कुछ एरो ही दिखाई देंगे। मार्केटिंग बिगिनर्स के लिए पिज्ज़ा से सेगमेंटेशन को समझना बहुत ही सरल और कारगर रहेगा। जैसा कि हम स्लाइड में देख सकते हैं कि पूरा पिज्ज़ा हमारी कस्टमर्स की कंप्लीट पॉपुलेशन है और पिज्ज़ा स्लाइसेस या पिज्ज़ा पीसेस उसी पॉपुलेशन की छोटी छोटी सेगमेंट्स हैं। पहली तस्वीर में हम देखते हैं कि पिज्ज़ा सिर्फ 2 तरह की टॉपिंग्स के आधार पर हमें 2 भागों में बटा दिखाई देता है, जबकि पिज्ज़ा बेस तो एक ही है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि रेडीमेड गारमेंट्स के मार्केटर ने पूरी पॉपुलेशन को सिर्फ जेंडर के आधार पर, मेल और फीमेल, इस आधार पर डिवाइड किया है। अब ज़रा दूसरे पिज्ज़ा की तरफ देखें तो पता लगता है कि ये डिविजन्स सिर्फ 2 नहीं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। साथ ही यह भी कतई ज़रूरी नहीं कि उनका साइज़ एक सा ही हो। यदि हम इसी पिज्ज़ा के छोटे बड़े अलग अलग साइज़ के पीसेस काटेंगे तो भी वो पिज्ज़ा स्लाइसेस ही रहेंगे। इसी तरह हमारी मार्केट के सेगमेंट्स भी अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं। अब देखते हैं कि किस आधार पर मार्केट को सेगमेंट किया जा सकता है। ये बेसिस हो सकते हैं जियोग्राफिक, यानी आप अपने गांव, शहर, देश या फिर विश्व के किस हिस्से में रहते हैं, ये पहला बेसिस हो सकता है। रेलवे और बैंकिंग इंडस्ट्री ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन के आधार पर काम करती है। अगला बेसिस है डेमोग्राफिक, जिसके अंतर्गत मार्केटर कस्टमर्स की पॉपुलेशन को एज, फैमिली साइज, इनकम, जेंडर, ऑक्यूपेशन, एडुकेशन, प्रोफेशन के आधार पर डिफ्रेंशिएट करता है। नेक्स्ट है साइकोग्राफिक। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन बेस्ड होती है कस्टमर की पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, प्रेफरेंसेस और सोशो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन पर। इसके बाद है बिहेवियरल सेगमेंटेशन, कि कस्टमर किस मौके पर किन बेनिफिट्स के लिए कैसे रिएक्ट करता है, इसके आधार पर उसे सेगमेंट किया जाता है। उसके यूसेज रेट, यूज़र स्टेटस और लॉयल्टी स्टेटस इत्यादि को भी बिहेवियरल सेगमेंटेशन का आधार बनाया जा सकता है। अब हमारे सामने यह सवाल है कि सेगमेंटेशन क्यों किया जाता है और फिर कैसे एक समय पर एक यूनिक कस्टमर सेगमेंट को टारगेट किया जाए। इसका उत्तर है, कंपनीज अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए एक ही समय पर सभी कस्टमर्स पर फोकस नहीं कर सकती। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्कॉलर्स ने मार्केटर्स को दी है सेगमेंटेशन और टारगेटिंग की टेक्निक। इस टेक्निक के अंतर्गत वे पूरी मार्केट को कस्टमर्स के अलग अलग फीचर्स जैसे उनकी नीड्स एंड वांट्स के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं। फिर कंपनी ये डिसाइड कर सकती है कि उसकी प्रोडक्ट किस सेगमेंट को बेहतर कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ अपनी प्रोडक्ट मार्केट कर सकती है या सेल कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पोगो टीवी चैनल ने टारगेट किया है टीवी व्यूअर्स में से सिर्फ बच्चों की सेगमेंट पर, और वहीं आस्था चैनल ने टारगेट किया है सीनियर सिटीजन्स की सेगमेंट को, जो टीवी शोज में भी भक्ति कार्यक्रम ही देखना चाहती है। अब तक हम यह समझ चुके हैं कि मार्केट सेगमेंट ऐसे कस्टमर्स का ग्रुप है जिनकी नीड्स और वांट्स मोर और लेस सिमिलर हैं। यहाँ यह भी ध्यान देना चाहिए कि मार्केटर सेगमेंट्स को क्रिएट नहीं करता, वो तो पॉपुलेशन में पहले से मौजूद होती हैं, अलग अलग फॉर्म में पहले से एग्जिस्ट कर रही होती हैं। जैसे कि फैट वीमेन पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। मार्केटर को तो बस उसे आइडेंटिफाई करके टारगेट करना होता है, ठीक वैसे ही जैसे पिज्ज़ा में से अपनी पसंद की टॉपिंग वाला स्लाइस उठाकर खाना। अब किस सेगमेंट को टारगेट किया जाए, यह मार्केटर के लिए बहुत ही क्रूशल टास्क है, क्योंकि इस टारगेट के आधार पर ही तो कंपनी अपनी प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप करेगी और मार्केटिंग एक्टिविटीज निर्धारित करेगी। उसे पूरी मार्केट में से उस सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है जो कि कंपनी के प्रोडक्शन पैटर्न को सूट करती है। निशे क्या होता है? निशे भी सेगमेंटेशन और टारगेटिंग में यूज होने वाली एक महत्वपूर्ण टर्म है जिसे समझना बिगिनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सेगमेंट्स को आगे सब सेगमेंट्स में डिवाइड करने पर हमें ये निशे प्राप्त होते हैं।
कॉटलर कहते हैं कि कंपनीज तभी सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं जब वो अपनी टारगेट मार्केट का सावधानीपूर्वक चयन करती हैं और फिर उन्हें टेलर मेड मार्केटिंग प्रोग्राम से सेटिस्फाइड भी रखती हैं। डियर फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट की बेसिक नॉलेज से रूबरू करवा सका। निकट भविष्य में आप मेरे और वीडियोस देख सकेंगे जिनमें हम इन क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। व्हाट इज कंज्यूमर्स बाइंग डिसीजन प्रोसेस, यानी कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस क्या है। विल डिस्कस चेंजिंग रोल ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के बदलते रोल पर हम चर्चा करेंगे। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ ई मार्केटिंग, ई मार्केटिंग की क्या इम्प्लीकेशंस हैं, यानी ई मार्केटिंग का निहितार्थ क्या है। व्हाट इज मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज क्या है और यह कैसे की जाती है। ये वीडियोस इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। आप मेरे वीडियोस देखते रहिए एंड एंजॉय मार्केटिंग नॉलेज। गुड लक, थैंक यू।